नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं टॉप अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह पंजाब के आदमपुर एयरबेस का दौरा कर भारतीय वायुसेना के जवानों का हौसला बढ़ाया। ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता के बाद पीएम मोदी ने जवानों से मुलाकात की, उन्हें बधाई दी और उनकी वीरता को सलाम किया। इस दौरे ने न केवल सैनिकों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरी, बल्कि पाकिस्तान को भी एक कड़ा संदेश दिया कि भारत की सेना हर चुनौती के लिए तैयार है। पाकिस्तानी सेना ने माना है कि भारत के हमलों में उनके 11 सैनिकों की मौत हो गई है। मारे गए सैनिकों में 6 सेना और 5 एयरफोर्स के हैं। पाकिस्तानी मीडिया डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक 78 सैनिक भी घायल हुए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के हमले में 40 नागरिकों की भी मौत हुई है और 121 नागरिक घायल हुए हैं। पीएम शहबाज शरीफ ने भारत के साथ संघर्ष के दौरान मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों के परिवारों के लिए मरकाए हक नाम से राहत पैकेज की घोषणा की है। इसमें जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा घायलों को भी 10 से 20 लाख रुपए तक मुआवजा दिया जाएगा। इस बीच पीएम शहबाज शरीफ ने मंगलवार दोपहर 12 बजे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। इसमें भारत के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन बनियान उन मरसुस पर चर्चा होगी। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के हमलों की नाकाम कोशिशों के जवाब में भारत ने जो कार्रवाई की, उससे पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि पाकिस्तानी मंत्री अपने नुकसान को छिपाने के लिए लगातार झूठ बोल रहे हैं। इस बीच पाक वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने देश की आर्थिक हालत को लेकर दावा किया है कि भारत की कार्रवाइयों का देश की आर्थिक स्थिति पर दूरगामी प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसी वित्त वर्ष में नुकसान की भरपाई भी कर ली जाएगी। वैसे पाकिस्तान की कंगाली के बारे में पूरी दुनिया जानती है। बीते शनिवार को ही पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने $2.3 बिलियन का लोन जारी किया है, जबकि उस पर पहले से ही 73.69 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए का कुल कर्ज है। पाक के कर्ज पर यह जानकारी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हाल ही में दी है। ये दौरा ऐसे समय में हुआ है जब एक दिन पहले 12 मई को पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी आतंकी साजिश का मुंहतोड़ जवाब देगा। आदमपुर एयरबेस का दौरा इस बात का प्रतीक है कि भारत न केवल शब्दों में बल्कि ज़मीन पर भी अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। खास बात यह है कि पाकिस्तान ने इसी एयरबेस पर हमले का झूठा दावा किया था, जिसे भारतीय सेना ने पूरी तरह नाकाम कर दिया। दुनिया ने विभिन्न देशों में लगातार आतंकी घटनाएं सामने आ रही हैं। अब उत्तरी बुर्किना फासो में बड़ा आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों की मौत होने की संभावना है। स्थानीय निवासियों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मारे गए लोगों में अधिकतर सैनिक थे। यह हमला सुबह हुआ। जिहादी समूह ने एक सैन्य अड्डे और लंबे समय से घेरे गए रणनीतिक शहर जीबो समेत कई जगहों को निशाना बनाया। बुर्किना फासो में आतंकी हमला अलकायदा से जुड़े एक जिहादी समूह जमात नस्र अल इस्लाम वाल मुस्लिमीन या JNIM ने किया है। संगठन ने इस आतंकी हमले की भी जिम्मेदारी ली है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना की कार्रवाई की उपलब्धियां बताईं। उनके संबोधन पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट शब्दों में पूरे देश और दुनिया को संदेश दिया है कि बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते हैं। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा, पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है कि आतंक और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते, बातचीत और आतंक भी एक साथ नहीं चल सकते। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये युद्ध की शताब्दी नहीं है और न ही ये आतंक का समय है। भारत ने पाकिस्तान में टेरर कैंप पर हमला करके पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। भारतीय सेना की कार्रवाई में बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद 6 से 7 मई की रात भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया।
100 से अधिक आतंकी मारे गए। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर 7 से 10 मई के बीच ड्रोन और मिसाइलों से कई बार हमले किए, जिसका भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान ने बताया कि भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी आर्मी के अब्दुल रहमान, दिलावर खान, इकरामुल्लाह, खालिद मोहम्मद, आदिल अकबर और निसार मारे गए हैं, जबकि पाकिस्तानी वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, मुख्य तकनीशियन औरंगजेब, चीफ तकनीशियन नजीब, कॉर्पोरल तकनीशियन फारूक और सीनियर तकनीशियन मुबाशिर की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मंगलवार को एनकाउंटर चल रहा है। सुरक्षा बलों ने 2-3 आतंकियों को घेर रखा है। सूत्रों ने बताया कि शुक्रू के जंगलों में एनकाउंटर जारी है। शोपियां में आज ही पहलगाम हमले में शामिल 3 पाकिस्तानी आतंकियों के पोस्टर जारी हुए। इन पर 20 लाख रुपए का इनाम है। जम्मू कश्मीर के राजौरी, सांबा, कुपवाड़ा और बारामूला में स्कूल बंद है। सभी स्थानों पर स्थिति सामान्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर सोमवार रात 8 बजे स्पीच दी थी। उन्होंने ऑपरेशन की जानकारी दी, लेकिन कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ स्थगित है, बंद नहीं की गई है। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के बाद पाकिस्तानी गोलीबारी में 6 आर्मी और 2 BSF के जवान शहीद हो चुके हैं। 59 घायल हैं। इसके अलावा 28 सिविलियंस की भी जान गई। पंजाब के ऊपर निचले क्षोभ मंडल में चक्रवाती परिसंचरण के रूप में एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय है। उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान के ऊपर 2 अलग अलग चक्रवाती परिसंचरण की स्थिति बनी हुई है। बिहार, झारखंड और असम में भी मौसम संबंधी कुछ प्रणाली बनी हुई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में आंधी, तूफान और बिजली के साथ बारिश का क्रम जारी है। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान भी इन इलाकों में और इनके साथ ही निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत में गरज और बिजली के साथ बारिश जारी रहने की संभावना है। एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने मंगलवार को भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे 4 शहरों में आने जाने वाली अपनी सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। इनमें जम्मू, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट शामिल हैं। देर रात राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में ड्रोन दिखने के बाद इंडिगो ने भी 6 शहरों की उड़ानें रद्द कर दी। इनमें जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, लेह, श्रीनगर, राजकोट एयरपोर्ट शामिल हैं। दिल्ली से अमृतसर जा रही इंडिगो की एक फ़्लाइट को शाम ब्लैकआउट के कारण वापस लौटना पड़ा। भारत पाक सीज़ फायर के बाद 32 एयरपोर्ट्स खोल दिए गए थे। इनमें अभी फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू नहीं हुए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की ओर से कक्षा 12वीं के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा में 88.39% स्टूडेंट पास हुए हैं। विद्यार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in और results.cbsenic.in पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। इस साल 12वीं कक्षा में 16,92,794 छात्रों ने परीक्षा में हिस्सा लिया था। उनमें से 14,96,307 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। इस वर्ष कुल मिलाकर 44 लाख से अधिक छात्रों ने बोर्ड परीक्षाएं दी थी। कक्षा 10वीं की परीक्षा 18 मार्च को समाप्त हुई थी, जबकि कक्षा 12वीं की अंतिम परीक्षा 4 अप्रैल को आयोजित की गई। उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर बदल गया है। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान की बढ़ोतरी हो सकती है। न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। आगामी दिनों में गर्मी बढ़ सकती है। फिलहाल प्रदेश में दिन के समय भीषण गर्मी पड़ रही है। रात के समय में भी गर्मी होने लगी है। यह सिलसिला आने वाले दिनों में भी जारी रह सकता है। सोमवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा बांदा में 43.4 डिग्री तापमान और बलिया में 29 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना आज रिटायर हो रहे हैं। CJI संजीव खन्ना कार्यकाल उनका मात्र 6 महीने का रहा। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जो कि चर्चा का विषय बनी हो। चीफ जस्टिस खन्ना अपने पूर्ववर्ती चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ से बिल्कुल अलग थे। चंद्रचूड़ जहां खुलकर अपने विचारों को रखने के लिए जाने जाते थे, तो वहीं दूसरी ओर संजीव खन्ना अपने फैसलों के इतर कहीं पर भी अपनी राय नहीं रखते थे। जस्टिस खन्ना ने अपने छोटे से कार्यकाल में कई बड़े फैसले लिए। अप्रैल 2025 से देश के 12 शहरों में ही पासपोर्ट की सुविधा शुरू कर दी गई है। यह पासपोर्ट RFID चिप आधारित होंगे, जिनमें पासपोर्ट धारक की पूरी बायोमेट्रिक डिटेल्स रहेंगी। इस नए ई पासपोर्ट को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं।
मसलन पासपोर्ट पर लगी RFID चिप को कब कौन और कैसे स्कैन कर सकता है, इसका जवाब अभी साफ नहीं है। 1 अप्रैल 2024 से भारत ने पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0 के तहत चिप आधारित पासपोर्ट जारी करना शुरू किया था। इसकी शुरुआत चेन्नई, हैदराबाद और अमृतसर समेत 12 शहरों के पासपोर्ट दफ्तरों से की गई थी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ई पासपोर्ट जारी होने के बाद लोगों के लिए जाली पासपोर्ट बनाना मुश्किल हो जाएगा। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से 11 राजनीतिक दलों ने केंद्र से राज्य में परिसीमन प्रक्रिया 2026 तक स्थगित करने का अनुरोध किया है। इन दलों में NPP, JDU, CPIM, आप, NCP, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अठावले, शिवसेना, UVT, मणिपुर पीपल्स पार्टी और बसपा शामिल है। राजभवन के अधिकारी ने बताया कि पार्टी प्रतिनिधियों ने ज्ञापन सौंपकर संभावित परिसीमन को लेकर चिंताएं जाहिर की हैं। इन दलों के प्रतिनिधिमंडल के प्रवक्ता ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्सीमांकन सही जनगणना के आधार पर किया जाना चाहिए। 2026 तक इसे स्थगित किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति यानी CEC से उस याचिका में उठाए गए मुद्दों की जांच करने को कहा है जिसमें आरोप लगाया गया कि खनन गतिविधि को सुविधाजनक बनाने के लिए हरियाणा के यमुनानगर में कलेसर वन्य जीव अभयारण्य के पास यमुना नदी पर तटबंध का निर्माण किया गया था। मई 2002 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार CEC का गठन किया गया था ताकि न्यायालय के निर्देशों के क्रियान्वयन की निगरानी की जा सके। ये निर्देश अतिक्रमण हटाने, कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन, वृक्षारोपण और अन्य संरक्षण मुद्दों के संबंध में दिए गए थे। यमुना पर तटबंध बनाने का यह मामला न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया था। इंदौर के होलकर स्टेडियम और जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। होलकर स्टेडियम को 4 दिन में दूसरी बार सोमवार को धमकी भरा ईमेल मिला। मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन को भेजी गई ईमेल में स्टेडियम में बम प्लांट करने की बात कही गई थी। पुलिस और साइबर टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्टेडियम की तलाशी ली, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। पुलिस का मानना है कि ईमेल डार्क वेब के माध्यम से भेजा जा रहा है, जिससे उन्हें ट्रैक करना चुनौतीपूर्ण हो रहा है। वहीं जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी राजस्थान सरकार की खेल परिषद की ईमेल पर आई है। इसमें ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद स्टेडियम को निशाना बनाने की बात कही गई है। पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने स्टेडियम को खाली करवाकर तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। इससे पहले भी जयपुर में इस तरह की धमकियां मिल चुकी हैं, लेकिन जांच में कुछ भी नहीं मिला है। दोनों शहरों में पुलिस और साइबर टीम ईमेल भेजने वालों की पहचान करने में जुटी है। सुरक्षा एजेंसियां इन धमकियों को गंभीरता से लेते हुए सतर्कता बरत रही है। ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई से बढ़े सैन्य टकराव के बाद बढ़े तनाव के बीच भारत और पाकिस्तान ने तनाव घटाने की दिशा में एक बेहद अहम कदम बढ़ाते हुए सीमाओं पर तैनात सैनिकों की संख्या घटाने पर विचार करने को लेकर आपसी सहमति जताई है। सैन्य कार्रवाई रोके जाने के बाद भारत और पाकिस्तान के सैन्य महानिदेशकों की सोमवार को हुई बेहद महत्वपूर्ण बातचीत में इस दिशा में आगे बढ़ने पर दोनों तरफ से हामी भरी गई। साथ ही दोनों पक्षों ने कहा कि सीमा पर एक भी गोली एक दूसरे के खिलाफ नहीं चलनी चाहिए, शत्रुतापूर्ण आक्रामक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। उत्तरी लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के घर में आग लग गई थी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अब आगजनी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्रिटेन पुलिस ने इस मामले में 21 साल के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। शख्स पर प्रधानमंत्री की संपत्ति से कनेक्शन बताया जा रहा है। बता दें कि यह आग सोमवार सुबह उनके निवास पर लगी थी। घटना के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड और पुलिस अधिकारियों ने आग पर काबू पाया। ब्रिटिश पुलिस का कहना है कि उन्होंने PM के लंदन वाले घर में आग लगने के मामले में जान के खतरे में डालने के इरादे से आगजनी करने के संदेह में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जहां प्रधानमंत्री कीर स्टारमर देश का नेतृत्व करने के लिए चुने जाने से पहले रहते थे। 21 वर्षीय इस युवक को गिरफ्तार किया गया। और टॉप अपडेट में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।